बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का जो चैप्टर लेके आए हैं वो है साइक्लोन चक्रवात। चक्रवात उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय यानी कि साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। चक्रवात जैसा कि नाम से विदित है, चक्र और वात यानी कि चक्र यानी गोल, गोल क्या, वात यानी कि हवा, यानी कि हवा का गोल गोल घूमना चक्रवात। ये हमें साधारण भाषा में मैंने आपको बताया है। अब ज्योग्राफी की भाषा में हम इसे समझते हैं। सामान्य रूप में चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं। कौन से केंद्र होते हैं? निम्न दाब के केंद्र, ठीक है, जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती है। जिनके चारों तरफ कौन सी रेखाएं हैं? समवायुदाब रेखाएं, यानी कि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं विस्तृत होती है। तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। केंद्र में वायुदाब कम होता है और बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता हुआ चला जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। जबकि कंडीशन क्या होगी कि केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ेगा तो क्या होगा? परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। कैसी होती है? उत्तरी गोलार्ध में तो कैसी है? घड़ी की सुइयों के विपरीत। जैसे हमने घड़ी, वॉल घड़ी जो हम दीवार घड़ी लगा के रखते हैं, उसमें देखना आप ध्यान से, घड़ी की जो सुइयों की जो दिशा चलती है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो कौन सी दिशा है? सुइयों के विपरीत वाली दिशा है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो घड़ी की सुई चलती है उस वो वाली दिशा है। चक्रवातों का आकार प्राय गोलाकार, अंडाकार, वी अक्षर के समान होता है। कोई सा भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, या वी अक्षर के समान भी हो सकता है। जलवायु तथा मौसम में चक्रवातों का पर्याप्त महत्व होता है, क्योंकि इनके द्वारा किसी भी स्थान जहाँ ये पहुँचते हैं कि वर्षा तथा तापमान प्रभावित होते हैं। जहाँ भी चक्रवात होगा, हवा चलेगी, वहाँ वर्षा और तापमान प्रभावित जरूर होगा। चक्रवातों को वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहते हैं। चक्रवातों की गति इतनी अधिक हो जाती है कि वे गेल शक्ति वाले हो जाते हैं, तो उनको चक्रवाती झंझावत या तूफान कहते हैं। वो इतनी अधिक शक्ति हो जाती है उनकी, चक्रवातों की, कि अपने साथ कई आसपास के कई कितनी दूर दूर तक के एरियाज के जो आसपास के कितने दूर दूर तक का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये प्रभावित करते हैं और एक तूफान का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है। कहाँ पर? मध्य अक्षांश। अक्षांश की बात हो रही है, हमारे बीच पृथ्वी के बीच में जो बीच बिल्कुल सेंटर में रेखा आती है वो कौन सी होती है? भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, है ना। और बात कहाँ की हो रही है? मध्य अक्षांशों की, यानी कि इसके ऊपर और नीचे वाले भागों में। मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है, और ये प्राय गोलाकार, अंडाकार होते हैं, जिस कारण इन्हें लो, गर्त, ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लो भी कहते हैं, गर्त यानी डिप्रेशन भी कहते हैं, या ट्रफ भी कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात यानी वेव साइक्लोन्स या विक्षोभ यानी डिप्रेशन भी कहते हैं। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णार्द्र हवाओं के मिलने के कारण होता है। अब यहाँ पे क्या है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? दो विपरीत स्वभाव वाली। ध्यान देने की बात है यहाँ पे, क्या है? दो विपरीत स्वभाव वाली, यानी कि दो अलग अलग स्वभाव वाली, यानी कि एक उष्ण और एक आर्द्र, है ना, यानी कि एक ठंडी
एक गर्म। ठीक है। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी और उष्ण आर्द्र, है ना। एक तो ठंडी यानी कि आर्द्र, और एक उष्ण उष्णार्ध यानी एक शुष्क। ठीक है। ठंडी और उष्णार्ध हवाओं के मिलने के कारण होता है, तथा इनका क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इनका क्षेत्र कहाँ से है? 35 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है, जहाँ पर पछुआ हवाओं के प्रभाव में ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। शीतोष्ण चक्रवात के प्रकार। पहला है डायनामिक यानी कि गतिक। वास्तव में यही प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इन जिनका निर्माण ठंडी ध्रुवीय तथा आर्द्र एवं उष्ण सागरीय वायु राशियों के वाताग्र के सहारे मिलने के कारण होता है। क्या कंडीशन होती है इसमें? कि ठंडी ध्रुवीय तथा आर्द्र एवं उष्ण सागरीय वायु राशियों के वाताग्र के सहारे मिलने के कारण होता है। वाताग्र यानी कि जहाँ पर ठंडी और उष्ण धारा वायु राशियाँ चलती है, उनके बीच में जो एक मिलन का जो स्थल बन जाता है, उसको हम हमारी देशी भाषा में बोल रहे हैं कि मिलन का जो स्थल है, जहाँ पे दोनों टच करती हैं आपस में, वो उस जगह को हम वाताग्र बोल देते हैं। ठीक है। तो वायु राशियों के वाताग्र के सहारे मिलने के कारण होता है। इन चक्रवातों को गतिक चक्रवात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण गतिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इन चक्रवातों को गतिक चक्रवात कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण गतिक प्रक्रिया द्वारा होता है, अर्थात दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के एक दूसरे के क्षेत्र में बलात् प्रवेश करने के कारण, है ना। बलात् प्रवेश यानी कि जबरदस्ती, जैसे ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के क्षेत्र में घुस जाए, इस प्रकार से। ठीक है। तो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के एक दूसरे के क्षेत्र में बलात् यानी कि जबरदस्ती प्रेशर से प्रवेश कर जाती है, जिससे इसका निर्माण होता है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें बीच में लो प्रेशर है। पहले जो सबसे छोटा गोला बना हुआ है, आप ध्यान से देखें, वहाँ पर लिख रहा है 1001, उसके ऊपर लिख रहा है 1003, 1005, 1007, 1009 और 1011 MB। ठीक है। ये क्या है? वायु दाब, प्रेशर। और जो इस समदाब रेखा यानी कि आइसोबार्स, जो रेखाएं बनी हुई है गोल 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 गोल, ये है आइसोबार्स यानी समदाब रेखाएं। ठीक है। जहाँ NW क्वाड्रेंट लिख रहा है यानी कि नॉर्थ वेस्ट, और NE क्वाड्रेंट लिख रहा है यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। नीचे हम देखते हैं, इसमें वहाँ से दो रेखाएं खींची हुई है। एक पे लिखा है कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र, और एक पे लिखा हुआ है उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। यानी कि कोल्ड फ्रंट यानी कि ठंडी हवाओं से चलने वाला, उष्ण वाताग्र यानी कि गर्म। ठीक है। और इनके बीच में नीचे हमने कुछ लिखा हुआ है वार्म सेक्टर। ठीक है। तो जो बात हमने बोली थी कि बीच में कितना प्रेशर होता है, कम होता है, और बाहर जाते जाते वायुदाब बढ़ जाता है। तो देखो 1001 बीच में था, और ऊपर जाते जाते वायुदाब कितना हो गया? 1011 MB। इधर है साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट, और इधर साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अब आपको समझ में, रेखाएं बाहर से अंदर की ओर चल रही है, देखो तीर के निशान है इसमें, जो कैसे चल रहे हैं? अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर, अंदर की ओर निशान चल रहे हैं तीर के, देखो आप ध्यान से इसमें। ठीक है। दूसरा है तापीय चक्रवात, थर्मल साइक्लोन्स। ब्रंट के अनुसार शीतोष्ण कटिबंधों में गर्मियों में अधिक ताप के कारण महाद्वीपों पर न्यून दाब केंद्र बन जाते हैं। कहाँ पर बन रहे हैं न्यून दाब केंद्र? महाद्वीपों पर। किस कारण? शीतोष्ण कटिबंधों में गर्मियों में अधिक ताप के कारण। गर्मी का मौसम रहता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो महाद्वीपों पर न्यून दाब का केंद्र बन जाता है, जिनमें बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। ठीक है। ये चक्रवात प्राय स्थायी होते हैं। इस तरह के चक्रवात का
हम्फ्रीज मोदे ने चक्रवात को हम्फ्रीज मोदे ने सूर्य तक चक्रवात नामकरण किया है तथा जाड़े के समय जब उष्ण सागर चारों तरफ से ठंडे स्थलीय भाग से घिरा होता है तो सागर पर न्यून दाब केंद्र बनने से तापीय चक्रवात निर्मित होता है। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है इसलिए इसका नाम है तापीय चक्रवात। तो कहाँ पे बन रहा है? सागर पर न्यून दाब का केंद्र बन रहा है। ठीक है, गर्मी और जाड़े में बनने वाले दोनों चक्रवात तापीय ही हैं। गर्मियों में और जाड़े में, यानी जाड़ा यानी सर्दी। गर्मी और जाड़े में बनने वाले दोनों चक्रवात तापीय ही हैं क्योंकि इनका प्रत्यक्ष संबंध सूर्य तप से होता है। अंतर केवल इतना ही है कि स्थलों पर गर्मियों में आइबेरिया प्रायद्वीप, अलास्का, दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया तथा शीतकाल में सागरों पर ओखोटस सागर, नॉर्वेजियन सागर, आइसलैंड, ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिम में बहुलता में उत्पन्न होते हैं। तीसरा है गौण या उपचक्रवात, सेकेंडरी साइक्लोन्स भी बोलते हैं इसको। इस तरह का चक्रवात प्राय मुख्य चक्रवात के विलीन होने पर उसके पीछे पीछे शीत वातावरण की ठंडी हवा के गर्म सागर के ऊपर चलने के कारण बनता है। कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है? इस तरह का चक्रवात प्राय मुख्य चक्रवात के विलीन होने पर, जब चक्रवात विलीन होने की कंडीशन पे आ जाता है यानी कि खत्म होने वाला होता है, तो उसके पीछे शीत वातावरण की ठंडी हवा के, है ना, शीत वातावरण की जो ठंडी हवा होती है उसके गर्म सागर के ऊपर चलने के कारण बनता है। यह अल्पकालिक तथा क्षीण होता है। शीतोष्ण चक्रवात का जीवन चक्र, अब इसका जीवन चक्र देखेंगे कि किस तरह से बनता है और किस तरह से खत्म होता है। जो इसकी फर्स्ट स्टेज है, प्रथम अवस्था, उसको देखते हैं। सर्वप्रथम विपरीत भौतिक गुणों वाली दो वायु राशियों का अभिसरण होता है। आरंभिक अवस्था में गर्म हल्की वायु राशियां तथा ठंडी एवं भारी वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है, जिस कारण स्थायी वातावरण का निर्माण होता है। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं, कोल्ड एयर लिख रहा है ऊपर, शीत पवन, तीर की दिशा देखो आप किधर जा रही है, बीच में एक सीधी लाइन खींची हुई है, जहाँ लिख रहा है वाताग यानी कि फ्रंट, और नीचे है गर्म वायु जो शीत पवन की विपरीत दिशा में जा रही है। तीर का निशान देखो, वार्म एयर विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि एक दिशा में शीत पवन जा रही है, दूसरी दिशा में वार्म एयर जा रही है। और जो बीच में जो लाइन खींची हुई है, यानी कि ये दोनों पवन जहाँ पे एक दूसरे को टच करेगी वो वाला स्थान है, उसको हम बोल रहे हैं वाताग्र। ये अपने देश से समझने की भाषा के हिसाब से बता रही हूँ कि जहाँ तो वो तो कौन सा वाताग्र है, दोनों अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। इसमें क्या है सर, विपरीत भौतिक गुणों वाली दो वायु राशियाँ होगी, शीत पवन और वार्म एयर, ठीक है, का अभिसरण होता है। और आरंभिक अवस्था में गर्म हल्की वायु राशियां तथा ठंडी भारी वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है। तो एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही है ये, ठीक है, जिस कारण स्थायी वातावरण का निर्माण होता है। तो ये जो वातावरण बना है वो है स्थायी वातावरण, ठीक है। अगला चलते हैं हम द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में देखते हैं, इस अवस्था में गर्म एवं ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के क्षेत्र में बलात् प्रवेश करती है, यानी कि एक दूसरे के क्षेत्र को में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है, जिस कारण प्रारंभिक अवस्था वाले स्थायी वातावरण का संतुलन विक्षुब्ध हो जाता है तथा एक अस्थिर वातावरण का निर्माण होता है जो लहरनुमा होता है। इसे लहरनुमा वातावरण कहते हैं। इसमें देखो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, है ना, शीत वातावरण और गर्म वातावरण, ये दोनों जो जो वायु राशियां हमने पढ़ा था, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही थी, एक दूसरे के समानांतर जो चल रही थी फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या होती है, एक दूसरे के एरियाज में घुसने की बलात् कोशिश ये कर रही हैं। तो लहरनुमा शेप हो गया इसका, तो इसको लहरनुमा वातावरण कहते हैं। तृतीय अवस्था,
इसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। इस समय चक्रवात का पूर्ण विकास हो जाता है तथा समदाब रेखाएं लगभग गोलाकार हो जाती है। ठीक है, पहले तो कैसी थी, लहरनुमा थी, अब इसमें पूर्ण विकास हो गया चक्रवात का, तो समदाब रेखाएं कैसी हो गई, गोलाकार हो गई। उष्ण एवं शीत वातावरण का पूर्णतया विकास हो जाता है। इसमें देखो शीत पवन ऊपर चल रही है, उसके नीचे ये देखो गोलाकार शेप लिया हुआ है हवाओं ने, कोल्ड फ्रंट चल रही है, उष्ण वातावरण चल रहा है, और कौन सा शेप ले लिया इसने, जैसे कि कैसा लिया, इसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं, और इस समय चक्रवात का पूर्ण विकास हो जाता है। तो जो हमें दिखाई दे रहा है, एक तो सिंगल लाइन और एक डबल लाइन, जिससे तो कोई चीज एक और तीर के निशानों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि एक दूसरे के क्षेत्र में घुस चुकी हैं और चक्रवात का निर्माण इन्होंने कर लिया है। तो समदाब रेखाएं लगभग गोलाकार हो गई हैं और उष्ण एवं शीत वातावरण का पूर्णतः विकास हो जाता है। ठीक है, चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था में शीत वातावरण के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण वृत्ता अंश संकुचित होने लगता है, क्योंकि उष्ण वातावरण की अपेक्षा अधिक तेज गति के कारण शीत वातावरण उष्ण वातावरण के समीप आ जाता है। क्योंकि देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहले कंडीशन में क्या था, समानांतर थे, दूसरे में बलात् घुसने की कोशिश की थी, तीसरे में ये चक्रवात का रूप धारण कर लिया, और चौथी अवस्था में क्या है, उष्ण वृत्तांश संकुचित हो गया और उष्ण वातावरण की अपेक्षा अधिक तेज गति के कारण शीत वातावरण उष्ण वातावरण के समीप आ जाता है। देखो आप चित्र में जो शीत वातावरण है वो कितना समीप आ गया है उष्ण वातावरण के, और शीत पवन ऊपर चल रही है और नीचे गर्म वायु चल रही है, लेकिन एक दूसरे के एरियाज में पूरी तरह से घुस चुकी है। और क्या किया इसने, इस अवस्था में शीत वातावरण के तेजी से आगे बढ़ने के कारण, कौन सा आगे बढ़ा, शीत वातावरण, डायग्राम में देखो शीत वातावरण तेजी से आगे बढ़ा। ठीक है, तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण वृत्तांश संकुचित हो गया। जो एरिया था, जो निशान बने हुए सिंगल लाइन और डबल लाइन का जो बना हुआ है इसमें, है ना, उसमें देखो वो संकुचित हो गया है, क्योंकि उष्ण वातावरण की अपेक्षा अधिक तेजी के कारण शीत वातावरण उष्ण वातावरण के समीप आ गया है। ठीक है, पंचम अवस्था। अब इसके बाद पांचवी अवस्था में क्या हुआ देखते हैं। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान होना प्रारंभ हो जाता है। अवसान होना यानी कि धीरे धीरे समाप्ति की ओर, जबकि शीत वातावरण उष्ण वातावरण का अंतिम रूप से अभिलंघन कर लेता है। अब इसमें क्या होता है कि जो शीत वातावरण होता है वो उष्ण वातावरण का अंतिम रूप से अभिलंघन यानी ओवरटेकिंग कर लेता है। ठीक है, तथा अधिविष्ट वातावरण का निर्माण हो जाता है। इसे अधिधारण अवस्था कहते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, और इसने पूरी तरीके से इसको कवर कर लिया है। और कौन सा वातावरण बना है, अधिविष्ट वातावरण। नीचे वार्म एयर है और ऊपर कोल्ड है। ठीक है, षष्ठम अवस्था। इस छठी अवस्था को चक्रवात की अवसान अवस्था कहते हैं, यानी कि स्टेज ऑफ फ्रंटोलाइसिस। इस अवस्था में उष्ण वातावरण पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा चक्रवात का अवसान हो जाता है। इसमें उष्ण वातावरण है पूरी तरह से खत्म है और चक्रवात का अवसान हो गया, यानी कि अवसान हो गया यानी कि समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये 6 अवस्थाएं थी इसकी। इसके बाद हम अगले चलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की ओर। ये जो हमने अवस्थाएं पढ़ी थी, 6 अवस्थाएं, ये किसमें थी, शीतोष्ण में। अब पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अयनवर्ती क्षेत्रों यानी कि 30 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात
कहते हैं। वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में होती है। कटिबंधी चक्रवात, उष्णकटिबंधी चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली, विनाशकारी, खतरनाक, घातक वायुमंडलीय तूफान होते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, खासकर कैरेबियन सागर में, तथा दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें हरिकेन, उत्तरी प्रशांत महासागर, खासकर चीन सागर, चीन के पूर्वी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेशों तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या बोलते हैं इनको, टाइफून, बांग्लादेश तथा भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों में बोलते हैं चक्रवात, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान में टेफू तथा फिलीपाइंस में बेजियो। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इनके प्रकार। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। तीव्रता के आधार पर इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस, और उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। इन चक्रवातों में 1 या 2 घिरी समदाब रेखाएं होती है। कितनी होती है? 1 या 2 गिरी समदाब रेखाएं रहती है। हवाएं क्षीण गति से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। क्षीण गति से यानी धीमी गति से, कम कम, क्षीण बहुत धीमी गति से कहाँ प्रवाहित हो रही है? केंद्र की ओर। तथा ये चक्रवात मंद गति से आगे बढ़ता है। परंतु उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता है एवं उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों को प्रभावित करता है। कौन कौन से के? उष्ण को और उपोष्ण को, दोनों कटिबंधों को ये प्रभावित करता है। ठीक है, और कहाँ पे व्यापक है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अवदाब यानी कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन। 1 से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहते हैं। कितनी है? 1 से अधिक, यानी कि 1 से अधिक कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहते हैं। इनके अंदर हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित होती है। कैसे होती है? 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रवाहित होती है, और इनकी दिशा तथा गति अनियमित होती है। ठीक है, इनकी दिशा और गति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अवदाब। तीसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय तूफान, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। उष्णकटिबंधीय तूफान न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं। कैसे होते हैं? न्यून वायुदाब के केंद्र तथा समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। ठीक है, बाहर से हवाएं केंद्र की ओर 40 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित हो रही? बाहर से, यानी कि बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, ये अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में गर्मियों में विकसित होते हैं। इसकी जगह कौन सी है? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। अगला है हरिकेन या टाइफून। कई घिरी समदाब रेखाओं वाले। ठीक है, इसमें कितनी रेखाएं? कई सारी, यानी कितनी भी हो सकती है। कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन या टाइफून कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अधिक दूरी तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें समदाब रेखाएं ज़्यादा है। कई गिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहाँ पे कहते हैं? यूएसए में। या टाइफून कहाँ पे बोलते हैं? चीन में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हरिकेन या टाइफून कहते हैं। हरिकेन
प्रति घंटे में 120 किलोमीटर की गति से चलते हैं। इनकी चाल क्या होती है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका वितरण। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण, यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय भागों में चक्रवातों के 6 प्रमुख प्रदेश पाए जाते हैं। पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागर। आप मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड का मैप खोल के बैठे और उसमें ध्यान से देखें कि उत्तरी अटलांटिक महासागर कहाँ पर है, वो स्थान खोलें और उसमें ध्यान से देखें कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के दक्षिणी तथा दक्षिण पश्चिम भाग, कौन सा भाग देखना है? दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम भाग में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, कहाँ तक देखना है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रतिवर्ष 7 चक्रवात आते हैं, जिनमें आधे हरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा है उत्तरी प्रशांत महासागर। हरिकेन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये कैसे होते हैं हरिकेन? यानी कि कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। ठीक है। तो वही आ रहा है यहाँ पे, देखो, उत्तरी अटलांटिक महासागर के दक्षिणी तथा दक्षिण पश्चिम भाग में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रतिवर्ष 7 चक्रवात आते हैं। ठीक है। जिनमें आधे कैसे होते हैं? हरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा है उत्तरी प्रशांत महासागर। मेक्सिको के पश्चिमी तट के सहारे उत्पन्न होकर ये चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में चलकर कैलिफोर्निया के तट को प्रभावित करते हैं। अब हमें कहाँ देखना है? उत्तरी प्रशांत महासागर में देखना है। मैप को ध्यान से देखें, वहाँ पे उसमें देखें कि उत्तरी प्रशांत महासागर कहाँ पर है। वहाँ देखें कि मेक्सिको के पश्चिमी तट के सहारे कौन से स्थान देखना है? मेक्सिको का पश्चिमी तट देखना है। वहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं और ये चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में चलकर कैलिफोर्निया के तट को प्रभावित करते हैं। कौन से तट को प्रभावित कर रहे हैं? कैलिफोर्निया के तट को, तथा कभी कभी हवाई द्वीप तक भी पहुंच जाते हैं। जून से नवंबर तक प्रतिवर्ष ये चक्रवात 5-6 की संख्या में आते हैं। कितने आ जाते हैं जून से नवंबर में? 5 या 6 की संख्या में आते हैं, जिनमें से लगभग 2 हरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ पे आए? कौन सी जगह पे है? मेक्सिको के पश्चिमी तट के सहारे देखना है। कौन सी जगह प्रभावित हो रही है? कैलिफोर्निया की, और हवाई द्वीप तक भी पहुंच जाते हैं और जून से नवंबर तक प्रतिवर्ष होते हैं और संख्या इनकी 5 से 6 है और इनमें से लगभग 2 हरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर। अब ये कौन सा एरिया है? इसको ध्यान से देखें, खासकर चीन सागर। कहाँ पे देखना है? दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर की ओर देखना है। वहाँ पे क्या है? हम ध्यान से देखें, चीन सागर है, फिलीपाइन द्वीप है, दक्षिणी जापान है के पास से चक्रवात उत्पन्न होकर मई से दिसंबर तक उक्त भागों को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से एरियाज है? चीन सागर है, फिलीपाइन द्वीप, दक्षिणी जापान। ठीक है। चीन के पूर्वी तट पर इनका विनाशकारी प्रभाव होता है। चीन के पूर्वी तट पर, कहाँ पर? चीन के पूर्वी तट पर विनाशकारी प्रभाव होता है और इस भाग में इन चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। वर्ष में लगभग 21 टाइफून आते हैं। अगला है चौथे नंबर पे दक्षिणी प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास सोसाइटी द्वीप के पूर्व में उत्पन्न होकर ये चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। कौन सा एरियाज देखना है हमें? हमें नीचे की ओर आना है मैप में, दक्षिणी भाग पे देखना है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर। वहाँ पे देखना है ऑस्ट्रेलिया के का एरियाज, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ठीक है।
और कौन से देशांतर पर? 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास। सोसाइटी द्वीप के पूर्व में उत्पन्न होकर ये चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। इनका समय दिसंबर से अप्रैल तक होता है। 5वें नंबर पे है उत्तरी हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर कहाँ है? लोकेशन देखो मैप में इसकी। बिल्कुल, तो उत्तरी हिंद महासागर निकाल लिया। अब उसमें देखो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से उत्पन्न होकर ये चक्रवात भारत को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं, क्योंकि हिंद महासागर भारत के वहीं पर ये, इसलिए भारत को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से उत्पन्न होकर ये चक्रवात भारत को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अप्रैल से दिसंबर तक और अरब सागर में अप्रैल से जून एवं सितंबर से दिसंबर तक चक्रवात आते हैं। अप्रैल से जून एवं सितंबर से दिसंबर। ठीक है, और यहाँ हम इन्हें क्या बोलते हैं? चक्रवात या अवदाब कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर की जो है स्थिति वो है दक्षिणी हिंद महासागर। पहले वाली कौन सी थी? उत्तरी हिंद महासागर की। अब पढ़ रहे हैं दक्षिणी हिंद महासागर। तो दक्षिणी हिंद महासागर के वहाँ पे कौन से एरियाज आ गए? मेडागास्कर का आ गया, रियूनियन का आ गया और मॉरिशस द्वीप आ गया। उस एरियाज को ध्यान से देखना है। वहाँ पे क्या होता है कि मेडागास्कर, रियूनियन तथा मॉरिशस द्वीपों के पास चक्रवात आते हैं और इनका समय कौन सा है? नवंबर से अप्रैल के दौरान ये आते हैं। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एक चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम अगले चैप्टर के साथ फिर अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।